तो चैप्टर 1 शुरू करते हैं हम। तो बेसिकली चैप्टर जो है वो आपको पता है कि ये पूरा चैप्टर ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस पर आधारित पूरा चैप्टर है। तो इसकी शुरुआत यहां से होती है कि जो ब्रिटिशर्स थे जब वो भारत पर राज करते थे तो उस दौरान हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, मतलब उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी में क्या हालात थे। ठीक है ना, तो वो अब देखेंगे वन बाय वन कि क्या हालात थे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, और जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये कि भारत जो है, मतलब हमारा जो इंडिया देश है, प्यारा भारत देश, वो रॉ मटेरियल का एक सप्लायर था। मतलब कि भारत से जितना भी रॉ मटेरियल होता था वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता था बाहर, और उसमें भी ज्यादातर कहां एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, ब्रिटिश में। तो यही यहां लिखा है, द सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर रैपिडली डेवलपिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वालों की यही चाल थी कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को अच्छा करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने के लिए सारा रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करके अपने देश में ले जाया करते थे। ठीक है ना, तो ये हो गई एक बात। अच्छा, इसके बाद सेकंड, इंडिया जो है, हमारा भारत देश, वो इंपोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का। यानी कि हम रॉ मटेरियल तो बाहर भेजा करते थे, एक्सपोर्ट करा करते थे, और बाहर से जो फिनिश्ड गुड्स बनते थे वो हम इंडिया में लिया करते थे, और ये भी ज्यादातर गुड्स ब्रिटेन से आते थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ये उनकी चाल थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके अपने देश ले गए, वहां अपने देश में गुड्स बनाए और वही गुड्स हमारे यहां पर बेच दिए और खुद मुनाफा कमा लेते थे। तो यही लिखा है कि द पॉलिसीज परस्यूड बाय ब्रिटिश रूल ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो हम ब्रिटेन से आने वाले सारे फिनिश्ड गुड्स कंज्यूम कर लिया करते थे। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी इन प्री ब्रिटिश एरा। अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स से पहले, उनके ब्रिटिश राज से पहले हमारी इकोनॉमी जो थी वो कैसी इकोनॉमी थी। तो इसमें लिखा है पहला पॉइंट कि प्री ब्रिटिश एरा इंडियन इकोनॉमी वॉज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, हम आत्मनिर्भर इकोनॉमी हुआ करते थे। इसके अलावा ये आपको पता ही होगा सब बच्चों को बात कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में पॉपुलर था अपने किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। और वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो भी ज्यादा प्रचलित हमारी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की फील्ड में थी, या मेटल और प्रीशियस स्टोन की फील्ड में थी। तो यही लिखा है कि प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज वर ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, और भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो पॉपुलर हुआ करती थी। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल में, या मेटल और प्रीशियस स्टोन में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। अच्छा, और सर, और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेटेड मेनली ऑन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री रादर देन इंडिया। तो जब ब्रिटिशर्स आए भारत में तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने देश की पॉलिसीज को या अपने देश के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी रादर देन इंडिया। तो उन्होंने वही इकोनॉमिक पॉलिसियां बनाई जो उनके देश के लिए फायदेमंद थी। इसके बाद बात करते हैं कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर और उसके बाद ओवर द ईयर्स। तो इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब जो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस का एरा से पहले 50 साल थे, जीडीपी ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2% पर ईयर। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है पॉइंट कि इनिशियल सालों के अंदर भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2% से भी कम था। और पर कैपिटा ग्रोथ, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है कि पर कैपिटा ग्रोथ जो होती थी, पर कैपिटा इनकम
पर कैपिटा इनकम का मोटा मोटा मतलब ये होता है, पर कैपिटा इनकम का, कि पूरे देश की जो नेशनल इनकम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो उसे पर कैपिटा इनकम बोल देते हैं, कि मतलब एक आदमी की क्या इनकम है, उसको पर कैपिटा इनकम बोल देते हैं। तो वो जो थी उसकी भी ग्रोथ रेट आधे % के आसपास ही थी, जो दोनों ही चीजें वैसे बहुत कम थी। तो मतलब इंडिपेंडेंस तक की अगर बात करी जाए तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट बहुत कम था। हाँ, 1 नंबर एमसीक्यू के लिए दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, तो पहले यहां तक बातें समझ आ गई, तो यहां तक का एक थम्स अप भेज दो। ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर, ठीक है। तो सभी बच्चे क्लियर 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 भेज रहे हैं, ठीक है, चलो बढ़िया, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के दौरान या ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कैसा था। तो इस पर कोई भी एक कोई फीचर बताना चाहता है, या एक कोई शब्द एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पर? क्या हालात थे? हाँ, वेरी गुड, सही सही, हाँ, इंटरमीडिएट्स थे, वेरी गुड, सही, ठीक है, सही। तो यही बातें देखते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रेरियन इकोनॉमी। ये आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान या उस जमाने में हमारी जो भारतीय इकोनॉमी थी वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। 85% of the population lived in villages and agriculture and related activities was the main source of livelihood। ये भी हमने पहले डिस्कस करा था कि 3/4 से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती थी भारत में, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या उससे संबंधित एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी अपने लाइवलीहुड के लिए। सही, काफी बच्चों ने आगे का भी भेजा, सही। दूसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत कम थी और एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्टेगनेंट थी। तो ये भी आप बच्चों ने बताया था कि इकोनॉमी या एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो थी वो स्टेगनेंट थी, मतलब रुकी हुई थी, ऐसा ज्यादा ग्रो हो नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है सर, और बताओ। और फिर आपने बताया कि सर जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। तो जमींदारी सिस्टम के बारे में आपको सबको पता ही होगा, याद आ गया होगा कि जो लैंडलॉर्ड्स या जमींदार हुआ करते थे तो वो लैंडलेस कल्टीवेटर्स को क्या करते थे, उनको बोलते थे कि हम आपसे टेन्योर लेंगे, मतलब कुछ आपसे रेंट लेंगे, और आप अगर हमारे फार्म पर, हमारी जगह पर क्रॉपिंग करना चाहते हो, फार्मिंग करना चाहते हो, तो हम आपसे उसका कुछ पैसा या कुछ क्रॉप्स का शेयर भी लेंगे। तो जमींदारी सिस्टम भारत में चला करता था। वो यहां लिखा है कि अंडर दिस सिस्टम लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्रूड टू जमींदार्स, और जमींदार जो हैं वो कल्टीवेटर से रेंट कलेक्ट करा करते थे, और शेयर क्रॉपर्स एंड यूज टू डिपॉजिट फिक्स्ड रेवेन्यू टू ब्रिटिश रूल, और इनको बोलते थे कि आप अपना कुछ पैसा हमारे पास ही जमा करवाओ। इसके अलावा जमींदार जो थे वो सिर्फ अपना मुनाफा देखा करते थे और उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट में। तो दो बड़े मेन पॉइंट्स जमींदारी सिस्टम के। हाँ बिल्कुल, महलवारी रोतवारी सिस्टम भी था, लेकिन हमारे लिए ज्यादा प्रचलित जो लिखना है एग्जाम में भी वो था जमींदारी सिस्टम। ठीक है सर। और शेयर क्रॉपिंग, शेयर क्रॉपिंग क्या होती थी? शेयर क्रॉपिंग अगर किसी को याद हो तो शेयर क्रॉपिंग का मतलब था कि जिसमें जो लैंड ओनर्स हैं वो फार्मर को अलाउ करते थे कि आप हमारी जमीन पर कर लो, काम कर लो, कल्टीवेशन कर लो, बस बदले में हम आपसे उस कल्टीवेशन का, उस क्रॉप का कुछ हिस्सा लेंगे एज किराया। तो इसको बोलते थे शेयर क्रॉपिंग। तो शेयर क्रॉपिंग जो है, हाँ शेयर क्रॉपिंग जो है उसमें ओनर अपनी जमीन दे देता था कुछ लोगों को,
वो उस पर क्रॉप ग्रो करते थे और बदले में उसका कुछ हिस्सा एज ए रेंट ओनर को वापस लौटा देते थे। तो इसको बोलते थे शेयर क्रॉपिंग। तो इसमें छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद बाकी दूसरा फीचर है एग्रीकल्चरल सेक्टर में कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कोई भी मॉडर्न मेथड नहीं अपनाता था, वो सब पुराने जमाने के ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग अपनाते थे और इसी कारण से प्रोडक्टिविटी जो थी वो काफी कम थी। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज और अच्छे मॉडर्न फर्टिलाइजर्स की भी कमी थी। तो इसीलिए जमीन जो है वो आप देख ही रहे हो बंजर पड़ी रहती थी, यानी कि अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, ना अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं। तो सिर्फ फार्मर्स को किस चीज पर भरोसा करना पड़ता था? बारिश पर। अच्छी बारिश हुई तो अच्छी क्रॉप होगी, बारिश नहीं हुई तो फिर सब बेकार। तो ना हमारे फैसिलिटीज इरिगेशन की अच्छी थी और ना हमारे पास अच्छे फर्टिलाइजर्स थे। तो ये भी एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक फीचर था। अच्छा, इसके बाद सर, इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ करता था। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आप फूड क्रॉप्स मत बनाओ, आप कैश क्रॉप्स बनाओ, क्योंकि कैश क्रॉप्स बनाएंगे अगर फार्मर तो उसको बाजार में या फॉरेन मार्केट्स में बेचा जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो फोर्स करते थे इंडियन फार्मर्स को कि आपको ज्यादा कैश क्रॉप्स बनानी है, फूड क्रॉप्स चाहे उतनी नहीं बनानी। अच्छा, अब फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में अंतर क्या होता है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि काफी बच्चों को पता ही होगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फूड क्रॉप की बात करें तो फूड क्रॉप में वो चीजें आती हैं जो सर्वाइवल या कंजम्पशन के लिए जरूरी होती हैं, जिन्हें हम खुद कंज्यूम कर लेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। जबकि कैश क्रॉप वो होती हैं जिन्हें बाजार में बेचा जाता है मुनाफे के लिए। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स का फोकस था इस पर कि हम ज्यादा कैश क्रॉप बनाएं और बाजार में बेच के ज्यादा मुनाफा कमाएं, जबकि फूड क्रॉप्स पर वो ज्यादा फोकस नहीं करते थे। इसके अलावा फूड क्रॉप्स जाहिर सी बात है इंसानों के कंजम्पशन के लिए बनाई गई या बनाई जाती है, जिसे सेल्फ कंज्यूम कर लें, जबकि कैश क्रॉप्स जो है वो बाजार में बेचने के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा फूड क्रॉप्स की बात करते हैं तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग दिमाग में आता है, उसका कॉन्सेप्ट। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये कि आप वो क्रॉप्स उगाइए, वो क्रॉप्स बनाइए जो हमारे देश के लोगों का पेट भर सके, जो हमारे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए सफिशिएंट हो, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जबकि कैश क्रॉप्स उगाई जाती है तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि मुनाफा कमाओ, क्रॉप उगाओ और बेचो, मुनाफा कमाओ। और उदाहरण की बात करें तो गेहूं, चावल, मक्का, ये हो गए आपके फूड क्रॉप्स, और कैश क्रॉप्स में हो गया गन्ना, चाय, कॉफी एटसेट्रा। तो आज भी भारत में ये बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं मुनाफा कमाने के लिए, और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो इसमें हमसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, फूड क्रॉप या कैश क्रॉप के बीच में डिफरेंस, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक है ना? तो 4 पॉइंट होगा, तो 3 पॉइंट कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स रूल में इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे, इंडस्ट्रियों के क्या हालात थे ब्रिटिशर्स रूल में। तो ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ही इसी कॉन्सेप्ट से करी थी कि ब्रिटिशर्स का एक ही पर्पस था कि भारत से रॉ मटेरियल लेकर जाओ ब्रिटेन, और वहां से फिनिश गुड्स बनाए और वो फिनिश गुड्स भारत को ही बेच दिए। मतलब इससे बढ़िया बेवकूफ बनाने का और तरीका कुछ नहीं हो सकता था। तो ब्रिटिशर्स का एक ही नियम था कि इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दो और इंडिया को फिनिश गुड्स बनाकर इंपोर्ट कर दो। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी इंडस्ट्री पर तो फोकस कर रहे थे, भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर उनका कोई मेजर ध्यान नहीं था। तो सबसे पहले बात करेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की।
तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका हुआ था, सभी बच्चों को पता ही होगा। हाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जो हमारे भारत की सबसे वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो ब्रिटिश रूल के दौरान उसका एक बहुत मेजर डाउनफॉल आया, यानी कि उसको एक तरह से बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो ब्रिटिशर्स रूल के दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हमारी स्मॉल या हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हुआ। हाँ सही, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बच्चों ने भी यही भेजा। अच्छा, इसके अलावा ब्रिटिशर्स की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो भी डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब उसमें भी भेदभाव था। क्या भेदभाव था कि जब रॉ मटेरियल भारत से एक्सपोर्ट होके ब्रिटेन जाएंगे तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि उन्हें सस्ते दाम में ब्रिटिशर्स को माल मिल जाए। और जब ब्रिटिशर्स का सामान इंडिया आएगा, इंपोर्ट होकर इंडिया आएगा, तो उस पर हैवी टैक्स लगा दिए ताकि इंडियंस को ज्यादा पैसे देने पड़े। तो मतलब ब्रिटिशर्स की ये चालाकी देखकर अब ये बताओ कितने बच्चों की आंखों में आंसू आ गए? कितने बच्चों की आंखें नम हो गईं? हाँ वेरी गुड, बच्चे रो भी रहे। मतलब इससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सकती है कि इंडिया से सामान बाहर लेके जा रहे हैं अपने देश में तो फ्री, कोई टैक्स नहीं देना, और वहीं से सामान इंडिया आ रहा है तो हैवी टैक्स। ठीक है, बस बस बस, अब ज्यादा नहीं रोएंगे हम, अब ठीक है हालात। अच्छा, उसके बाद कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब देखो भारत के साथ क्या ड्रॉबैक, अब ब्रिटेन जो है वो तो बना के भेज रहा है अच्छे अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी वाले न्यू प्रोडक्ट्स, और हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हमारे पास इंडस्ट्री थी नहीं, तो हमारी इंडस्ट्री को वहां की इंडस्ट्री से ह्यूज कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो ये यहां पे लिखा है, वन ऑफ द रीजन ऑफ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स ऑफ ब्रिटिश मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो हमारी इंडस्ट्री कहीं टिक नहीं पाई उनकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के सामने। अच्छा ठीक है सर, इसके बाद और क्या करा ब्रिटिशर्स ने? एक काम अच्छा करा, बस एक काम ये अच्छा करा कि अपने मार्केट को बड़ा करने के लिए, तो विद इन इंडिया, ताकि इंडिया में भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके, और कुछ कुछ जगह जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां तक भी अपना सामान बेचने के लिए अपने मोटिव से, मोटिव उनका अपना था ब्रिटिशर्स का, लेकिन उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी। बस ये काम उन्होंने अच्छा करा। तो ये यहां पे लिखा है, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज टू एक्सपैंड द मार्केट साइज ऑफ ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स। वो अपने मार्केट साइज को बड़ा करने के लिए उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा। हाँ अच्छा, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो बहुत ही लिमिटेड था। तो मुश्किल से सिर्फ 3 ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट थी। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार की, बस बहुत ही लिमिटेड रोल था। तो बच्चों जल्दी से बताओ कौन कौन से थे वो 3 सेक्टर? नहीं पता बच्चों को नहीं पता। हाँ वेरी गुड, पावर जनरेशन, रेलवे और कम्युनिकेशन। हाँ पोर्ट्स उसी में आ गया। तो यही लिखा है कि पब्लिक सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इट इज मेनली कन्फाइंड टू, ये देख ही रहे हो आप, रेलगाड़ी या पोर्ट्स या कम्युनिकेशन, मेनली यही थे। और बाकी किसी भी सेक्टर में सरकार ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी थी। तो जो ग्रोथ होनी थी थोड़ी बहुत वो पोर्ट्स पर हो गई और मेनली रेलवेज की हो गई, बस। बाकी और कहीं पर भी ब्रिटिशर्स का, उनकी सरकार का कोई भी रोल नहीं था। अच्छा, और सर अब बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की या फॉरेन ट्रेड की ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान। तो सबसे पहला पॉइंट फिर से वही जहां से शुरुआत हुई थी। तो ये पॉइंट मैंने आपको जब शुरू में भी पढ़ाया था तब भी बताया था, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है
कि इंडिया फिर से वही लिखा है कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बन गया था। तो ये बात यहां पर लिखी है कि सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया हैड बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन, हाउएवर द रिस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव ट्रेड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल चेंज्ड द स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। तो इंडिया जो है वो क्या चीजें एक्सपोर्ट करने लगा, ये चीजें एक्सपोर्ट करने लगा, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स बाहर से इंपोर्ट करने लगा, लाइक ये। तो मतलब इस पूरे पॉइंट का क्रक्स यही है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसियां बना दी थी भारत की ट्रेड की कि भारत को बाहर से रॉ मटेरियल्स, भारत को बाहर से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे और अपने ये गुड्स या रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करने पड़ रहे थे। बस यही इसमें मेन पॉइंट है। अच्छा, और सर और क्या था? और था कि भाई ब्रिटिशर्स ने अपनी पूरी पावर्स या पूरी कह लो मोनोपोली भारत के फॉरेन ट्रेड पर लगा रखी थी। कैसे लगा रखी थी कि 50% से ज्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड सिर्फ किसके साथ हो रहा था? ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ये याद आया? ये बच्चों किस किस को याद आ गया? हाँ ठीक है, हाँ, मोर देन 50%, बिल्कुल मोर देन 50%, 50% से भी ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा ट्रेड हम सिर्फ किसके साथ कर रहे थे? ब्रिटेन के साथ। और जो बचा कुचा भी था वो भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कर रहे थे, श्रीलंका, नेपाल, इनके साथ। हाँ बिल्कुल सही, चाइना, बिल्कुल सही। अच्छा फिर सर और बताओ। और है जी, ट्रेड सरप्लस बेनिफिटिंग ब्रिटिश रूल ओनली। तो इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया फॉरेन ट्रेड विटनेस एक्सपोर्ट सरप्लस। अब इतना एक्सपोर्ट करेगा जब इंडिया, तो एक्सपोर्ट सरप्लस तो हो गई। अब ब्रिटिशर्स ने हमसे कैश क्रॉप बनवा के एक्सपोर्ट करवाई, तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट करके पैसे तो आए एक्स्ट्रा। और essential commodities like food grain, cloth, kerosene were hardly available in domestic market. अभी फिर बताता हूं। The money generated from export surplus was used by British government to cover the expenses of administration या लड़ाई झगड़े। तो अब देखो, मतलब हद हो गई है, तो हद हो गई बच्चों। हम कैश क्रॉप बना के बेच रहे हैं और हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा है, और ब्रिटिशर्स वो सारा सरप्लस, वो पैसा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में यूज कर रहे हैं। मतलब ऑफिसेज वगैरह में सैलरी दे दी या जिसको भी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों में, और दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़ों में उस पैसे को यूज कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में हमारी भारत की वेल्थ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे और ये ब्रिटिशर्स की वजह से ये हाल हो गए। तो अब बताओ किस किस बच्चे की आंखों में आंसू आ गया? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और अक्षत ने अभी अभी बताया बिल्कुल सही कि सर इंडिपेंडेंस के बाद अभी रिसेंटली इतने सालों बाद फिर से एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ है इंडिया को। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन इस बार बस ये अच्छा है कि ब्रिटिशर्स राज नहीं कर रहे हम पर, नहीं तो फिर से ये पैसे बर्बाद हो जाते हैं यहां पर। हाँ, अब सब बच्चे रोने लगे। चलो बस बच्चों, बस अब ज्यादा नहीं रोएंगे, अब ठीक है सब, अब ब्रिटिशर्स जा चुके हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशंस की। लेकिन डेमोग्राफिक कंडीशंस के अंदर आपको डेमोग्राफी वर्ड का मतलब पहले बेसिक बताना है कि ये डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है, डेमोग्राफी किसे कहते हैं। तो डेमोग्राफी जो होता है वो मतलब बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनता है, जिसमें हम अपनी स्टडी पर्पस के लिए मेनली डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब चीजें ले लेते हैं, इंसान की हैबिट, कल्चर, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम अपने इस स्टडी पर्पस के लिए बर्थ रेट, डेथ रेट या उसकी इनकम, ये सब चीजें ले लेते हैं। तो अब डेमोग्राफिक कंडीशन देखेंगे कि क्या थी भारत में। बहुत बुरे हाल थे बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि सेंसस पहली बार कब हुआ था? 1881 में। ये आप सब बच्चों को पता ही है।
उसके बाद सेंसस हर 10 साल बाद लगातार होता रहा, ये भी आपको पता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत ने 1921 के बाद ऐसा माना गया कि अब डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन हुआ, जो स्टेज बदली भारत की, वो फर्स्ट से बदल के सेकंड हो गई। तो 1921 जो है, बताओ 1921 को क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, यस, सही। 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिल्कुल सही। अब उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं अभी आपको। 1921 पहले पॉपुलेशन में उतार चढ़ाव हुआ करता था, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी कांस्टेंट है, लेकिन 1921 के बाद लगातार बढ़ती रही, तो इसीलिए 1921 जो है वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। इससे पहले इनकंसिस्टेंसी थी, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी कांस्टेंट है। उससे पहले इनकंसिस्टेंसी थी, कभी इंक्रीजिंग, कभी डिक्रीजिंग, लेकिन उसके बाद तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद तो लगातार बढ़ रही है। हाँ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिल्कुल सही। तो तुम खुश क्यों हो रहे हो इसमें? 2 बच्चे खुश हो रहे हैं, ये खुशी की बात थोड़ी ना है। चलो अच्छा, और सर और डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में बताइए। हाँ, और भी बताते हैं कुछ और सोशल डेवलपमेंट के आधार पे। लिटरेसी रेट, ये देखो, अब हंसो, अब कौन कौन बच्चा हंसेगा? लिटरेसी रेट 16% से कम। और लिटरेसी का मतलब पता है? लिटरेसी रेट किसे बोलते हैं? यह भी एक नए लेक्चर में भी आएगा। लिटरेसी रेट मतलब जो एक सिंपल चीज देख सके, मतलब देख के बोल सके या लिख सके, उसे लिटरेट बोलते हैं। अब ये बताओ, क्या आप लिखना जानते हो? क्या आप लिख सकते हो कुछ? क्या आप सेंटेंस लिख सकते हो? नहीं, नहीं लिख सकते। आपको लिखना नहीं आता, यस कह रहे हो। पक्का लिख सकते हो? चलो अब देखूंगा क्लास के बाद। हाँ, फिर एक बच्चे ने पहले ही बताया सर फीमेल लिटरेसी रेट तो और कम था, फीमेल लिटरेसी रेट तो और कम था, बिल्कुल, वेरी गुड। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो बहुत ज्यादा था, 1000 में से 218 बच्चे मतलब मर रहे हैं पैदा होते ही। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ वेरी गुड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्चों 44 इयर्स, ओ माय गॉड, सिर्फ 44 साल की उम्र बच्चों, सिर्फ 44। तो आपके तो बस अब मुश्किल से कितने बचे होते? अगर उस जमाने में जी रहे होते तो आपके मुश्किल से बस अब कितने साल बचे होते? लगा लो कितने बचे होते, 25-26 साल और बस। हाँ हाँ, अब बढ़ गई, अब 69 इयर्स हो गई, अब सही है, अब 70 साल तक मोटा मोटा जी लेंगे। अच्छा, बाकी मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया कि लिटरेसी रेट किसे कहते हैं। भाई जो लोग जिनमें ये क्षमता है लिखने की और पढ़ने की, है ना, तो आप में से बहुत बच्चे पढ़ तो सकते हो लेकिन लिख नहीं पाते, तो ये आप बच्चों की अभी लिटरेसी रेट है नहीं। उसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये भी आपको पता ही है कि भाई बच्चा जो मतलब इन्फेंट मतलब कि जो 1 साल से भी छोटा बच्चा है, पैदा हुआ और वो मर गया, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ये कि भाई कितने साल तक आप जियोगे, तो ये मीनिंग है, ये तो खैर आपको पता ही है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लिया। हाँ ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर और 200 साल बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल हो जाएगी। हाँ 100 साल हो जाएगी, बढ़िया। चलो आओ, अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स की। ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चलो तो अच्छा, ध्यान से आओ वापस, अब कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी बच्चों। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, ऑक्यूपेशन मतलब जो काम कर रहे हैं, कामकाजी लोग, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि कामकाजी जो लोग हैं उसका अलग अलग इंडस्ट्री में या अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो मोटा मोटा जो है रफली ये हमने पढ़ ही लिया और पता ही है कि प्राइमरी सेक्टर में सब 3/4 वर्किंग पॉपुलेशन तो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी ब्रिटिश रूल के दौरान। थोड़ा बहुत सेकेंडरी सेक्टर में थी, मैन्युफैक्चरिंग में, और बचे कुछ जो थे वो टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में थी। हाँ, तो ये सब बच्चों ने सही भेजा, मतलब पता ही है कि सारी ज्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व थी। अच्छा, और सर फिर आपको यह भी पता है कि सबसे मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था ब्रिटिश रूल के दौरान, और एग्रीकल्चर या उससे संबंधित एक्टिविटी में ही 75% के आसपास वर्किंग पॉपुलेशन लगी हुई थी। हाँ, अब इतनी पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर में लगी हुई होती है ना बच्चों, वो पता है किस चीज की पहचान होती है? पिछड़ी इकोनॉमी की पहचान होती है। तो इंडिया जो है उस समय एक बैकवर्ड इकोनॉमी था, क्योंकि इंडिया में इतने सारे 75% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो इतने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने का मतलब होता है बैकवर्ड इकोनॉमी। हाँ, वो आगे आएगा कि कहीं ना कहीं उसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ करता था। अच्छा, और सर और बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री जो थी वो हमारी पॉपुलेशन के अनुसार एम्प्लॉयमेंट नहीं निकाल पाती थी ज्यादा। तो इंडस्ट्रियां तो थी लेकिन उतनी नौकरी नहीं मिली लोगों को। तो यही यहां पर लिखा है कि ये देखो कि owing to the deindustrialization policy of the British rule, it was in such a bad shape that it could hardly give employment to around 10% of the working population। बताओ, मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियों में सिर्फ 10% को ही काम मिल पा रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्रियों का क्या फायदा जहां पर लोगों को नौकरी ही ना मिल पाए। तो ये भी वन ऑफ द फीचर था कि इंडस्ट्री जो थी वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, और सर और रीजनल डिस्पैरिटीज थी बच्चों। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ या रीजनल वेरिएशन। तो कुछ कुछ सेक्टर्स तो अच्छा कर रहे थे और कुछ कुछ सेक्टर बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बाकी कुछ स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्री में शिफ्ट देखा गया, मतलब वहां पे एग्रीकल्चर से लोग मूव करके इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा गए। वो कौन से स्टेट्स थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मुंबई एंड बंगाल। हाउएवर इट कुड नॉट बी विटनेस्ड इन द एरिया सच एज, जबकि इन स्टेट्स में उल्टा हुआ। यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में और पॉपुलेशन बढ़ती रही, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में। हाँ, बैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, हाँ सही। अच्छा, अब इसमें 1 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है इस पॉइंट में से, मतलब स्टेट्स के नाम याद रखना कि कौन से स्टेट में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट मिला और कौन से स्टेट्स के अंदर तब भी एग्रीकल्चर ही ज्यादा चलता था। ठीक है ना, तो इसमें पूछ लेता है। अच्छा, और बताओ सर, और इसके अलावा अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। पहले ये डिस्कस कर लेता हूं फिर आता हूं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स का मोटिव सिर्फ ये था, अगर आप देखो, कि जो वो गुड्स बनाकर बाहर बेचना चाहते हैं उसके लिए एक मार्केट बढ़ जाए। तो इसीलिए उनका फोकस अपने गुड्स को बेचने और अपने मार्केट को बढ़ाने पर था, रादर देन भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर। तो उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे करे वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए करे। और ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, जिसमें मेनली 3 ही काम हुए, या तो रेलवेज या पोर्ट्स या ये कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट, टेलीग्राम्स एटसेट्रा। अच्छा सर, रोड्स के बारे में कुछ बताइए कि रोड्स जो थी उनके बारे में ब्रिटिशर्स ने क्या करा। तो रोड्स जो थी उनकी कंडीशन बच्चों बहुत खराब थी। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने रोड कौन सी बनाई? जो सामान को एक रिमोट एरिया से लेकर बस रेलवे स्टेशन तक छोड़ा है, बस इतनी रोड बनाई कि सामान यहां से निकल के रेलगाड़ी मतलब रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाए, बस इतना रोड्स का डेवलपमेंट था। बाकी कोई रोड का डेवलपमेंट एक अच्छे ट्रांसपोर्ट के तौर पर तो नहीं बनाया गया।
तो रोड्स कितनी बनाई गई? ताकि जो रॉ मटेरियल है वो दूर के एरिया से बस रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाए, बस इतनी रोड ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। बाकी यही लिखा है कि कंडीशन इतनी बेकार थी कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो इतना तक मुश्किल हो जाता था कि लोग कहां हैं उन्हें ढूंढ पाना, ये बुरे हाल थे। हां, और मोबिलाइजिंग द आर्मी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उनके आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अच्छा, फिर एक काम जो ब्रिटिशर्स ने करा सबसे बढ़िया, जो हमारे लिए सबसे बढ़िया रहा, वो ये रहा कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा रेलवेज को। तो रेलवेज के आने से गुड्स का ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी हमारे देश में मिला। तो लोगों का जाना एक जगह से दूसरी जगह या सामान का जाना एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजी हो गया। तो ये आपको पता ही है। और क्या पॉजिटिव बेनिफिट हुआ सर? और देखते हैं। पॉजिटिव बेनिफिट ये हुआ कि अगर किसी को बहुत दूर ट्रेवल करना है तो धीरे धीरे लोगों ने रेलवेज को ट्रेवल करने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो एक कहीं ना कहीं बेटर कम्युनिकेशन जो है लोगों के बीच में होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद सर और पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर बात करें तो किसी नेचुरल कैलामिटी के केस में या कहीं पर अगर फेमाइन आ गई या कहीं पर कुछ और नेचुरल डिजास्टर आ गया तो रेलवेज की मदद से अगर हमें किसी जरूरतमंद तक या किसी जरूरत की जगह तक सामान पहुंचाना था तो वो भी अब आसानी से पहुंचाया जा सकता था। तो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया रेलवेज का। हाँ बिल्कुल, बच्चे भेज रहे हैं ब्रोक कल्चरल बैरियर्स, वो भी सही है। प्रमोट फॉरेन ट्रेड, वो भी सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे, कुछ बुरे प्रभाव भी थे। बुरे प्रभाव ये थे कि इतना रेलवेज प्रमोट हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन करना इतना आसान हो गया कि ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा कमर्शियलाइजेशन जो है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो मतलब अब तो ब्रिटिशर्स पूरे भारत से ही कहीं से भी कहीं पर भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करके आसानी से ले जा सकते थे और बेच सकते थे। तो रेलवेज के आने से और ज्यादा कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हो गया। तो ये एक तकलीफ की बात। हाँ बिल्कुल सही। और सर और क्या थे नेगेटिव इम्पैक्ट? और जो आपने कहा कि इट प्रमोटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बट इट हार्डली बेनिफिट इंडिया। वही कि ब्रिटिशर्स ने इसको यूज करा अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, अपने मोटिव को, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो उन्होंने जो भी क्रॉप्स उगी या जो भी क्रॉप्स बनी उन्हें एक्सपोर्ट करके पैसा तो कमाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत के काम नहीं आया। तो यही लिखा है कि जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो सारा का सारा उन्होंने अपने ही बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करा और इंडिया को उसका कोई भी फायदा नहीं मिला। सही। तो बच्चों ने भी यही भेजा। चलो, तो अब पहले मुझे बताओ कि यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई? हो गया अच्छे से रिवीजन? ऑल क्लियर?